Chapter number 10, Properties of Matter. Question is rate, what do you know about matter? Answer is rate, matter, anything occupy weight, space and volume is called matter. Anything which occupies space and has mass is called matter. या anything occupy weight, space and volume is called matter. हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है. ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं. एग्जाम्पल दी हुई है, बुक हो, एग हो, वेपर हो, आयरन हो, वाटर हो. दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ मैटर. काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर. काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या होती है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या होती है कि वी नो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल एंड एटम. जैसा कि हम जानते हैं कि मैटर जो है वो किससे मिलकर बना है? मॉलिक्यूल से और एटम से. अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, द एटम और मॉलिक्यूल ऑफ अ मैटर आर इन कंटिन्यूस मोशन. काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक मैटर के अंदर जो एटम या मॉलिक्यूल की मोशन है, हरकत है, वो क्या रहती है? कंटिन्यूस रहती है. क्या रहती है? कंटिन्यूस रहती है. मुसलसल हरकत कर रहे होते हैं. द मोशन में भी वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल और रोटेशन. और ये हरकत कैसे हो सकती है? वाइब्रेशनल भी हो सकती है, ट्रांसलेशनल भी हो सकती है और रोटेशनल भी हो सकती है. अगर हम किसी सॉलिड सब्सटेंस की बात करें तो सॉलिड सब्सटेंस के अंदर जो एटम है, सही है, तो उनकी वाइब्रेशन कैसे होगी? उनकी मोशन कैसे होगी? वाइब्रेशनल होगी, टू एंड फ्रो. और अगर हम किसी भी लिक्विड में बात करें तो ट्रांसलेशनल या रोटेशनल हरकत हो सकती है. द मॉलिक्यूल्स एटम प्रोड्यूस काइनेटिक एनर्जी. मॉलिक्यूल या एटम जो है वो काइनेटिक एनर्जी उनके में एग्जिस्ट करती है. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एंड द एटम इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन मोशन. काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की या एटम की हरकत करने की तमन्नाई बढ़ जाती है उनकी हरकत करने की वजह से, उनकी हरकत बढ़ने की वजह से, उनकी मोशन को इंक्रीमेंट होने की वजह से. एंड सो टेम्परेचर ऑल्सो राइजेस. जब मॉलिक्यूल या एटम जो हैं वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. स्टेट ऑफ मैटर इज अ फंक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड हीट. स्टेट ऑफ मैटर क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन है और हीट भी उसी का फंक्शन है. अब आ जाए ब्राउनियन मोशन. ब्राउनियन जो है वो साइंटिस्ट का नाम है. ब्राउनियन मोशन में साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि वी नो दैट द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस आर इन कंटिन्यूस मोशन. जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल कंटिन्यूस मोशन की स्टेट में होते हैं. दिस फिनोमेना ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय रॉबर्ट ब्राउन. इसको पहली मर्तबा किसने डेमोन्स्ट्रेट किया? रॉबर्ट ब्राउन नामी साइंटिस्ट ने किया इन 1827 में. ही ऑब्जर्व बाय द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. और इन्होंने इसकी ऑब्जर्वेशन माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट की मदद से करी. दैट टाइनी पार्टिकल ऑफ पॉलिन ग्रेन इन वाटर. इन्होंने एक टाइनी पार्टिकल लिए पॉलिन ग्रेन के वाटर में, जिसको क्या देखा गया कि वह कंटिन्यूसली मूविंग एज जिगजैग पाथ. कि अगर ये पानी का ड्रॉप जो है वो गिराया गया और ये पानी का ड्रॉप गिरने पर, अगर एक पानी का ड्रॉप गिराया गया है और ये पानी का ड्रॉप गिरने पर सरफेस पे इस तरीके से ड्रॉप आ गया है तो इसमें पॉलिन ग्रेन के पार्टिकल जो है वो अंदर रखे गए. और पार्टिकल की जो मोशन को देखा गया वो ऐसे देखा गया कभी इस तरफ जा रहा है, कभी इस तरफ जा रहा है, कभी इस तरफ. तो आप देख रहे हैं जिगजैग पाथ में मूव कर रहा है. इसमें मूव कर रहा है जिगजैग पाथ में. तो ही कंक्लूड दैट द वाटर मॉलिक्यूल आल्सो मूव लाइक पॉलिन ग्रेन. तो इन्होंने इस बात से ये कंक्लूजन निकाला कि जिस तरीके से पॉलिन ग्रेन वाटर के ड्रॉप में जिगजैग पाथ में जो है वो मोशन परफॉर्म कर रहा है, मूव कर रहा है, इसी तरीके से पानी के मॉलिक्यूल भी इसी तरीके से जो है वो मूव करते हैं पॉलिन ग्रेन के पार्टिकल की तरह. सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन. इस तरह की हरकत को यानी जिगजैग पाथ में मोशन को उसने क्या कहा? आड़े तिरछे रास्ते के ऊपर हरकत को, मॉलिक्यूल की हरकत को उसने क्या कहा? ब्राउनियन मोशन कहा. मॉलिक्यूल कोलाइड इलास्टिकली. मॉलिक्यूल जो इलास्टिकली कोलाइड करते हैं. इलास्टिकली का मतलब क्या होता है कि अगर एक मटेरियल जो है वो, जिसको हम क्या करेंगे, उसको डिफॉर्म करेंगे और फोर्स रिलीज करने पर वो अपनी दोबारा असल हालत में आ जाएगा, फॉर्मेशन डिफॉर्म से फॉर्म्ड हो जाएगा, उसको हम कहते हैं इलास्टिक.
और किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मटेरियल को अगर हम उसकी डिफॉर्मेशन फोर्स अप्लाई करके करें और वापसी वो अपनी ओरिजिनल हालत में ना आए, देन इट डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो वो इलास्टिक नहीं कहलाता, वो कहलाता है प्लास्टिक। तो इन्होंने कहा कि मॉलिक्यूल जो हैं आपस में कोलाइड करते हैं इलास्टिकली, एंड देयर डायरेक्शन चेंज रैंडमली, और अचानक से अपनी डायरेक्शन भी तब्दील कर रहे होते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन अ जिगजैग पाथ ऑफ मोशन फॉर्म। तो इस तरह के रिजल्ट की वजह से जो है वो एक मोशन जो है वो जिगजैग पाथ में फॉर्म हो जाती है। अब आ जाए सॉलिड पर। आप सॉलिड के मॉलिक्यूल देख रहे हैं, सॉलिड की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। सॉलिड हैज अ पर्टिकुलर शेप, इट हैज अ पर्टिकुलर फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड हैज अ पर्टिकुलर शेप, ये पर्टिकुलर शेप रखता है, ये पर्टिकुलर वॉल्यूम रखता है। द मॉलिक्यूल ऑफ अ सॉलिड आर सिचुएटेड एज क्लोज टू ईच अदर दैट देयर इज नो स्पेस बिटवीन देम। इनके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, और द मॉलिक्यूल वाइब्रेट अबाउट अ मीन पोजीशन, और अपनी मीन पोजीशन से वाइब्रेट करते रहते हैं, कभी आगे की तरफ कभी पीछे की तरफ। जिस पोजीशन पे वो खुद मौजूद होते हैं, ये पोजीशन कहलाती है मीन पोजीशन। सॉलिड की बात कर ली, लिक्विड की बात करते हैं आप। तो नंबर 1 पॉइंट क्या है कि लिक्विड हैज़ नो पर्टिकुलर शेप। लिक्विड का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। इट अक्वायर्स द शेप ऑफ द कंटेनर। सही, जिस तरह का बर्तन होगा जिसमें डाला जाएगा ये उसी तरह की शेप को अक्वायर कर लेगा, हासिल कर लेगा। बट इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। इट मॉलिक्यूल आर क्लोजर टू ईच अदर बट दे मूव इन द इंटायर वॉल्यूम इजीली। मॉलिक्यूल इसके भी जो है वो सॉलिड के मुकाबले में, सॉलिड के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, इसके थोड़ा दूर दूर होते हैं, और इतना दूर होते हैं कि इजीली मूव कर लेते हैं अपने इंटायर वॉल्यूम में, अपने कंप्लीट स्पेस में इजीली मूव कर लेते हैं। गैस की बात करेंगे तो गैस हैज नो फिक्स शेप, गैस की कोई फिक्स शेप नहीं है। गैस हैज नो फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका अपना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं। इट ऑक्यूपाइज द टोटल स्पेस ऑफ द कंटेनर, और ये किसी भी कंटेनर में अपना टोटल स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर सकता है। इट मॉलिक्यूल मूव इन जिगजैग पाथ विद डिफरेंट वेलोसिटीज, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल हैं डिफरेंट वेलोसिटी से जिगजैग पाथ में मूव कर रहे होते हैं। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या होता है कि ऐसा मटेरियल जिसमें खींचने की सलाहियत हो, और जब हम उसको डिफॉर्म करें तो वो अपनी पोजीशन पर दोबारा आ जाए। व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स टू पुल अ रबर बैंड और अ स्प्रिंग, अगर हम किसी रबर बैंड पे फोर्स अप्लाई करते हैं या स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई करते हैं, इट स्ट्रेचेस, वो खिंचता है। व्हेन द फोर्स इज रिमूव, जैसे ही फोर्स को रिमूव करते हैं, द रबर बैंड और द स्प्रिंग रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापसी आ जाता है। द फिनोमेना ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द फोर्स इज रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट इसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करके उसको स्ट्रेच करें, डिफॉर्म करें, उसकी शक्ल को बिगाड़ दें, और फोर्स रिमूव करने पर वो वापसी अपनी ओरिजिनल हालत, ओरिजिनल शक्ल में आ जाए, तो इस फिनोमेना, इस मुजाहिरे को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं, लचकदार कहते हैं। The property of matter to resist the applied force which changes or tends to change the size, shape or volume of the matter is called elasticity। कि मैटर की वो प्रॉपर्टी जो अप्लाइड फोर्स को रेजिस्ट करे, उसमें रुकावट पैदा करे, और इस बात की कोशिश करे कि वो अपनी शेप या वॉल्यूम या साइज को चेंज ना करे, इलास्टिसिटी कहलाती है। अब इलास्टिक लिमिट, हर चीज़ की कोई ना कोई लिमिट होती है, इस तरीके से इलास्टिक लिमिट है। अगर रबर बैंड को उसकी लिमिट से ज़्यादा क्रॉस कर देंगे तो वो ब्रेक हो जाएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाएगी। तो द मैक्सिमम रेस्टिंग फोर्स ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट ऑफ मैटर। किसी भी मैटर के ऊपर जब आप मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर देंगे तो वो उसकी इलास्टिक लिमिट कहलाएगी। इफ अ ग्रेटर फोर्स ऑफ इलास्टिक लिमिट इज अप्लाइड टू चेंज द शेप, अगर आपने इलास्टिक लिमिट की फोर्स को बढ़ा दिया तो उसकी शेप को चेंज कर देगा, और फोर्स रिमूव करने पर वो वापसी अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकेगा। मैटर कैन नॉट रीजेन इट्स ओरिजिनल शेप। तो इलास्टिसिटी पढ़ा, इलास्टिक लिमिट पढ़ा। स्ट्रेस की बात करते हैं। जिस तरह आपने प्रेशर पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट एरिया,
इसी तरीके से स्ट्रेस भी है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस की डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले कि व्हेन अ बॉडी इज मेड टू चेंज इन लेंथ, अगर किसी ऑब्जेक्ट में लेंथ में तब्दीली आ रही है, वॉल्यूम और शेप में तब्दीली आ रही है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स लगाए जाने के नतीजे में उसके एरिया पर, तो विच रेजिस्ट सच अ चेंज इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो वो जब अपने चेंज होने को रेजिस्ट करेगा, रोकेगा, तो वो क्या कहलाएगा? स्ट्रेस कहलाएगा। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका सिंबल जो है वो सिग्मा बनता है। इसको हम क्या पढ़ते हैं? सिग्मा। एक सिग्मा ये होता है और एक सिग्मा ये होता है जो हम मैथ्स में अलजेब्रा में पढ़ते हैं। ये सिग्मा जो है वो स्ट्रेस है, ये सिग्मा जो है वो सम है, जिसको आप समीशन कहते हैं। यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनेगा, या ये +2 ऊपर जाके क्या होगा? -2 NM-2 बनेगा। स्ट्रेन की अगर हम बात करें, स्ट्रेन की अगर आप बात करते हैं, तो I stress can produce a change in shape, volume and length in an object. This apparent change in the shape of the object is called strain. अगर the apparent change in the shape, volume or length of the object caused by due to stress is called strain. अगर जो है स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है और उसकी शेप में, वॉल्यूम में और लेंथ में तब्दीली आ रही है, सही है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? स्ट्रेन कहलाएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है और सुपरफिशियल स्ट्रेन है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की अगर आप बात करें, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में देखें लेंथ का तब्दीली आती है। नाम से जाहिर है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है? किस में चेंज आएगा? लेंथ में आएगा। तो व्हेन द स्ट्रेस ब्रिंग चेंज इन लेंथ, द स्ट्रेन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, और इसको हम किससे शो करते हैं? एप्सिलॉन से। ये जो सिंबल है ये एप्सिलॉन कहलाता है। और ये किसका सिंबल बनाया है इन्होंने? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का सिंबल बनाया। इस सिग्नल को सिंबल को एप्सिलॉन पढ़ते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नाम से जाहिर है कि किसी के वॉल्यूम में क्या होगा? इजाफा होगा। पहले क्यूब ये था, जब हीट इफेक्ट दिए गए तो क्यूब क्या हो गया? बड़ा हो गया। लेंथ वाइज भी बड़ा हुआ, ब्रेथ वाइज भी और हाइट वाइज भी बड़ा। तो तीनों डायमेंशन चेंज हो रही है। तो जब तीनों डायमेंशन चेंज हो रही है तो वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट के। तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। और जो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होगी, उसकी वजह यह है कि अगर ये भी मीटर में हो, ये भी मीटर में, तो कैंसिल हो जाएगा। तो इट हैज नो यूनिट, स्ट्रेन हैज नो यूनिट ड्यू टू द रेशो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। अब आ जाए जरा स्ट्रेस और स्ट्रेन। जो हमने अभी पढ़ा स्ट्रेस और स्ट्रेन वही चीज़ें, बस उसको पॉइंट में उन्होंने लिख दिया है। द डिफॉर्मेशन और रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। द चेंज इन शेप पर ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड स्ट्रेन। इसका जो फॉर्मूला अभी ऊपर आपने पढ़ा हो, इसका फॉर्मूला सिग्मा बराबर है F/A के, एप्सिलॉन बराबर है डेल्टा L/L के। इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट हैज नो यूनिट। क्या तमाम स्टूडेंट को यहाँ तक क्लियर हो गया? चैट पर रिप्लाई कर दें मुझे। कोलिजन का मतलब क्या होता है? टकराना। अगर इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो कंडीशन क्या होगी? ये मॉलिक्यूल इससे जाके टकराएगा, ये इससे जाके टकराएगा, ये इससे जाके टकराएगा, ये इससे। तो कोलिजन का मतलब क्या होता है? एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से क्या करेगा? टकराएगा। अब बताएं तमाम इसको यहाँ तक क्लियर है? फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तमाम स्टूडेंट को चैट पर रिप्लाई आएगा तो आगे बढ़ूंगा। यहाँ तक क्लियर है तमाम स्टूडेंट को? ओके। अब देखें हुक्स लॉ। हुक जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, उसने अपने नाम से हुक्स लॉ इसका रखा। अंडर द इलास्टिक लिमिट इफ द डिफॉर्मेशन इन अ मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। उसका ये कहना था
कि इलास्टिक लिमिट में रहते हुए अगर आप किसी मटेरियल के ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसमें डिफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो कह रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसकी फोर्स के। तो हुक्स लॉ की स्टेटमेंट क्या बनी, अंडर द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेन के, तो आपको पता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटेगी तो क्या आएगा, इक्वल टू कांस्टेंट आएगा। और आपको पता है कि स्ट्रेन मल्टीप्लाई हो जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो के का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, जो कि यहाँ बताया हुआ है। के हुक्स कांस्टेंट है या स्प्रिंग कांस्टेंट है, के स्प्रिंग किस मटेरियल का लिया जा रहा है तो उसकी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। अब देखें यहाँ क्या है, लाजमी सी बात है, इसके ऊपर मैं अगर 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक एक्सट्रैक्ट हो रहा है। इसके ऊपर मैं 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो आप देख रहे हैं एक्स इधर कुछ और था, इधर एक्स क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो आप देखें अगर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के तो जितनी फोर्स बढ़ाऊंगा उतनी एक्सटेंशन बढ़ जाएगी, जितनी फोर्स कम करूंगा उतनी एक्सटेंशन कम हो जाएगी। और प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटती है तो क्या आता है, माइन के आएगा। और एक्स माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि ये स्प्रिंग जो है वो क्या जा रहा है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जा रहा है। where k is a constant of proportionality and is known as a spring constant. Its unit is Newton per meter. In the above equation, negative sign shows the tension and extension act in opposite direction. टेंशन इस डायरेक्शन में, टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में है, एक्सटेंशन नीचे की डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव साइन को शो कर रहा है। क्या तमाम स्टूडेंट को यहाँ तक क्लियर है? हुक्स लॉ की डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आती है। क्या बात यहाँ तक समझ में आ गई? ओके, आगे बढ़ रहे हैं। अटेंडेंस मार्क कर लूँ पहले। यंग मॉडुलस साइंटिस्ट का नाम है, क्या कहता है कि यंग मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अंडर द इलास्टिक लिमिट ऑफ एन इलास्टिक कोलिजन। तो यंग मॉडुलस का ये कहना है कि y बराबर होगा किसके, f डिवाइडेड बाय और डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। इसका मतलब स्ट्रेस यहाँ पे आ जाएगा और स्ट्रेन यहाँ पे आ जाएगा। तो आप बताएं, f डिवाइडेड बाय ए आ गया है और डेल्टा एल अपॉन एल। अब मुझे बताएं ये पूरा फैक्टर इस फैक्टर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो f डिवाइडेड बाय ए डिवाइड होगा डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल से। तो f डिवाइडेड बाय ए डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई में चेंज होगी तो ये एल ऊपर जाएगा और डेल्टा एल नीचे आएगा। तो y बराबर आएगा एफ एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एल के। तो देखें क्या यही फॉर्मूला आ गया। और इसकी यूनिट निकालनी है तो यूनिट भी निकाल लेते हैं हम। एल से एल कैंसिल होगा, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।